नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस ऑन ज्योग्राफी में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सिर्फ एक भौतिक प्रदेश की। पर इस भौतिक प्रदेश से बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट में रोज़ आपको अब ओल्ड पेपर सेट नहीं मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो फोकस ऑन ज्योग्राफी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात करने वाला आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में एक भौतिक प्रदेश की, जो है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो पुराना वीडियो था उसमें हमने जाना था राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने थे और इन भौतिक प्रदेशों को किस आधार पर बांटा गया था। हमने लास्ट वीडियो में उच्चावच और जलवायु के आधार पर जिन लोगों ने इन भौतिक प्रदेशों को बांटा, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मोस्टली बात करने वाले हैं हम राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। वैसे तो राजस्थान अपना 10.41% भाग तो रखता है ऑल इंडिया में, पर इस ऑल इंडिया में 10.41% भाग के साथ ही 4 अलग अलग भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। अब अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम बांट लेते हैं तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश हमारे सामने आता है वो सामने आता है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्यों है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश? क्योंकि हमने जाना था रामलोचन सिंह ने 4 भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा था। पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली, तीसरा था उत्तरी पूर्वी मैदान और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। हम आज बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो बेटा, हमने लास्ट वाले वीडियो में जाना था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल 61% है, या फिर हम कह दें 61.11% यह क्षेत्रफल रखता है। इसी क्षेत्रफल के साथ ही यहाँ पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का प्रतिशत है 40%। मीन्स यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और अगर भौतिक प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम जनघनत्व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वह सहारा का भाग है। आप सभी ने पढ़ रखा है कि यह सहारा का भाग है, पर यह सहारा का भाग के साथ बेटा ग्रेट पेलियो अफ्रीकन कह लो या ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन कह लो। यहां पे करता हूं ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का पूर्वी भाग है। आप लोगों के साथ ऑप्शन में सीधा आएगा ग्रेट पेलियो अफ्रीकन डेजर्ट का जो भाग है वह भारत में कहां पर सर्वाधिक विस्तार रखता है। तो वो सर्वाधिक विस्तार रखता है हमारे पश्चिमी मरुस्थल में, जिसे कहा जाता है थार। यही कहते हैं हम लोग, थार का मरुस्थल। अच्छा, आप लोगों को याद है कि थार का मरुस्थल किसने नाम दिया था? थार के मरुस्थल का सबसे पहले जो नाम लिया था वो लिया था हेनसांग ने। किसने लिया था? हेनसोंग ने। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसे थार कहा था और जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग को मारवाड़ कहा था। पूर्वी भाग को तो इसने मारवाड़ और पश्चिमी भाग को कहा था इसने थार का डेजर्ट। पर इस सिर्फ पश्चिमी डेजर्ट को उसने एक नाम और दिया था, वो नाम था गुर्जरात्रा प्रदेश। हेनसांग ने एक और नाम दिया था जिसे कहा था गुर्जरात्रा प्रदेश। मीन्स गुर्जरात्रा प्रदेश इसने किसे कहा था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कहा था। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आए कि गुर्जरात्रा प्रदेश कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है गुर्जरात्रा प्रदेश, जो हेनसोंग ने कहा था। और हेनसोंग एक चीनी यात्री था जो यहाँ पर आया हुआ था। इसी के साथ जो डॉक्टर ईश्वर चंद्र हैं,
इन डॉक्टर ईश्वर चंद्र ने भी बेटा राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे रुक्ष प्रदेश कहा था या रुक्ष क्षेत्र कहा था। रूर प्रदेश नहीं, गलत कर देना, रूर प्रदेश मत करना। जो पश्चिमी डेजर्ट है उसे रुक्ष क्षेत्र कहा था डॉक्टर ईश्वर चंद्र ने। अच्छा, इसी के साथ हम आगे चलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो ये है कि सर्वाधिक आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि इसी डेजर्ट में एक तहसील है। सबसे पहले हम पुराने पॉइंट्स पे फोकस करते हुए चलते हैं कि इसी में एक तहसील है, हम लोगों ने पढ़ा था सम तहसील। मैंने पुराने वीडियो में बताया था आपको, सम तहसील है राजस्थान में, और ये सम तहसील एकमात्र ऐसी तहसील है जो वनस्पति रहित तहसील है। क्या है? सर्वाधिक वनस्पति रहित तहसील है सम तहसील। और जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है बेटा, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता। हालांकि जो सम तहसील है, यह सम तहसील है वनस्पति रहित तहसील। सम तहसील वनस्पति रहित है, पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल इसे कहा जाता है। अच्छा, हम अगर अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष है? आप लोगों को भी पता है, ये हमारे तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये हमारे तैतीस सागर का अवशेष है। अच्छा, इसी मरुस्थल को यहाँ हमारे कहा जाता है थार का डेजर्ट, और इसी मरुस्थल को पाकिस्तान में कहा जाता है बेटा चैलिस्तान। पाकिस्तान में इसे ही कहा जाता है चैलिस्तान। और जो ये मरुस्थल है बेटा, ये मरुस्थल एक युवा मरुस्थल है। आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे भारत का, अगर आप लोगों के पास विश्व के क्वेश्चन आते हैं तो युवा मरुस्थल में एक यही भी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, जो सर्वाधिक आगे बढ़ता है। अच्छा, आप लोगों को याद है रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का बेटा आगे बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च क्या कहलाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना कहलाता है। और आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? आप लोगों को याद है? यहां देखिए, यह है अरावली। अरावली है हमारी। ये जो अरावली है, ये अरावली से जब मानसून टकराता है तो वृष्टि करता है सिर्फ इस तरफ। किस साइड करेगा? सिर्फ यहाँ पर वृष्टि करता है, मीन्स बरसात करता है, और इसके इस साइड बिल्कुल भी बरसात नहीं हो पाती है। तो बेटा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे कहा जाता है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है ये? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो विश्व स्तर पर उपोष्ण मरुस्थल में 9वां स्थान रखता है। विश्व में उपोष्ण मरुस्थल में 9वां स्थान रखता है। वहीं विश्व के सभी मरुस्थलों में यह 17वां स्थान रखता है। अगर संपूर्ण मरुस्थलों की बात की जाए तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो 17वां स्थान रखता है, और अगर उष्ण मरुस्थल की बात की जाए तो यह 9वां स्थान रखता है। अच्छा, एक चीज और, हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है वो मानसून होता है दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो आती है, मानसून लेकर आती है, उनको प्रभावित करता है। तो एक कारण वो भी बन जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। क्या करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। अच्छा, हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट कहाँ से अलग है? तो बेटा इधर भौतिक प्रदेशों में मैंने एक जल विभाजक बनाया है, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है बेटा, ये अरावली के समानांतर आगे बढ़ती है।
50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है अरावली के समानांतर आगे बढ़ती है और इस 50 सेंटीमीटर को ही कहा जाता है 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। इस समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो डेजर्ट है वो डेजर्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो रेखा क्या करती है बेटा, मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है। पहला हो जाता है हमारा शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो जाता है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा दो भागों में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बांट देती है। पर क्या यही मरुस्थल का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है? अभी मरुस्थल में और भी चीज बाकी है। इस मरुस्थल में क्या है बेटा, कुल टोटल 12 जिले हैं। कितने? कुल टोटल 12 जिले हैं और जो 13वां जिला बनने की कगार पर है वो है हमारा सिरोही। अगर इस मरुस्थल का 13वां जिला जो बनता है वो बनता है सिरोही। आपके सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल टोटल जिले कितने हैं या पश्चिमी मरुस्थलीय डेजर्ट का बनने वाला 13वां जिला कौन सा होगा? तो 13वां जिला जो होगा बेटा वो होगा हमारा सिरोही। मीन्स 12 जिले तो हैं और 13वां जिला जो बनेगा वो सिरोही होगा, क्योंकि मरुस्थल का जो द्वार कहलाता है वो कहलाता है बेटा जोधपुर। मरुस्थल का द्वार क्या कहलाता है? जोधपुर कहलाता है। अच्छा, इस मरुस्थल के अगर हम ढाल की बात करें, इस मरुस्थल के अगर हम ढाल की बात करें तो इस मरुस्थल का ढाल बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर व पूरब से पश्चिम की ओर है। इस मरुस्थल का ढाल किधर है? उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम की ओर है। ढाल के अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो है 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, मीन्स औसतन ऊंचाई है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद है कि वर्षा कितनी होती है बेटा? यहाँ पर लगभग वर्षा जो होती है वो वर्षा होती है बेटा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। जो वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर तापमान की बात की जाए, यहाँ पर अगर तापमान की बात की जाए तो यहाँ का औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो होता है बेटा 49 डिग्री सेल्सियस तक। सॉरी, औसत वार्षिक टेम्परेचर की बात की जाए तो वो हो जाएगा वार्षिक का 22। और अगर इसी वार्षिक में गर्मी का और सर्दियों का टेम्परेचर देखा जाए तो गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक, वहीं सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तो ये तो हुआ तापमान की बात। अच्छा, यहाँ पर जो वर्षा होती है बेटा, हमने बात की वर्षा यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु जैसा हमने पढ़ रखा है कि राजस्थान में सबसे आर्द्रतम स्थान झालावाड़ है। तो अगर हम सिर्फ भौतिक प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल का जो सबसे आर्द्र स्थान है, किसका? पश्चिमी मरुस्थल का सबसे आर्द्र जो स्थान है वो है बेटा रानीवाड़ा जालोर। रानीवाड़ा जालोर जो है वो पश्चिमी मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान है। अच्छा, वनस्पति रहित की हमने जो बात की थी वो एक सम तहसील है। यहाँ पे बेटा जो वर्षा होती है वो वर्षा सबसे कम होती है। उसका होने का कारण क्या है? अरावली है। मीन्स अरावली क्या होता है? मानसून के आगे सीधी खड़ी हो जाती है और सीधी खड़ी होने के लिए वो सामने से टकरा जाती है और एक तरफ बरसात करती है। अच्छा, आप लोगों को एक बात याद होगी कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है। अच्छा, कहाँ पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, इस जगह पर राष्ट्रीय मरु उद्यान
जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरुद्यान स्थित है और इस पश्चिमी मरुस्थल की जो प्रमुख नदी है वो है बेटा लूनी या लूनी, दोनों ही एक ही नदी है। लूनी या लूनी जो है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी है। इसी के साथ आगे बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक बोई जाने वाली जो फसलें हैं, यहाँ पर बोई जाने वाली जो सर्वाधिक फसलें हैं बाजरा, मोठ और ग्वार है। बाजरा, मोठ और ग्वार है। अगर इस मरुस्थल की विश्व स्तर पर बात की जाए तो सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। क्या है बेटा, यह सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। मीन्स विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन सब में सर्वाधिक आबादी रखने वाला मरुस्थल है। इसी के साथ सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी विश्व में यही है। इसी के साथ सर्वाधिक पशुधन इसी मरुस्थल में देखने को मिलता है। इसी के साथ सर्वाधिक जनघनत्व, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व है वो भी इसी मरुस्थल में हमें देखने को मिलता है। आबादी कहो, जनघनत्व कहो या पशुधन कहो या वनस्पति, पशुधन और वनस्पति ये सर्वाधिक ही इस मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। किसके लिए ये बात हुई हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, पर ये अभी खत्म नहीं होता है। क्या करता है ये मरुस्थल बेटा भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को प्रभावित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप है जिसके ऋतु चक्र को प्रभावित कैसे कर रहा है, ये क्या करता है बेटा, अपने यहाँ पे निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का निर्माण करता है। निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की वजह से क्या होता है, पवनों का आकर्षण व पवनों का आवागमन होता है। इसी वजह से बरसात और हमारे मौसम और ऋतुओं की बदलाव होता है। तो वो काम मुख्यतः करता है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उच्चतम तापमान भी यही होगा, निम्नतम तापमान भी यही होगा। तो क्या करता है ये, भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को प्रभावित करता है। अच्छा, आपको याद है यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर बेटा मुख्यतः मृदा पाई जाती है रेतीली मृदा। अब आगे जब हम बात करेंगे तो हमारे जलवायु वर्गीकरण में एक नाम आएगा कोपेन। क्या नाम आएगा? कोपेन नाम आएगा। और उस कोपेन के द्वारा इस क्षेत्र को नाम दिया गया BWHW। मीन्स इस क्षेत्र में जो जलवायु मिलती है वो जलवायु है BWHW। पर यहाँ की जो जलवायु है बेटा वो जलवायु शुष्क वो अत्यधिक विषम है। कौन सी? यहाँ पर शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है। शुष्क भी पाई जाएगी और अत्यधिक विषम भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये देखो रानीवाड़ा जालोर, यहाँ पर बरसात हो रही है, सबसे ज्यादा आर्द्रता रखती है, और एक जगह जहाँ बरसात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर शुष्क और आर्द्र कैसे पाई जाएगी कि शुष्क गर्मी की वजह से पाई जाएगी, और आर्द्रता मीन्स आर्द्रता कैसे होगी, यहाँ की जो रेत है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी पानी को, और वो डायरेक्ट चला जाएगा नीचे चूना रहित शैलों में। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पश्चिमी मरुस्थल का, उसमें हम इसके डेजर्ट की बात करेंगे। डेजर्ट के साथ हम यहाँ पर जितने भी बालू का स्तूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही पश्चिमी मरुस्थल में डेजर्ट भाग में जो हम्मादा है, रेग है, इर्ग है, इन मरुस्थलों का वर्गीकरण है, इनके हम बात करेंगे। इस मरुस्थल में पाए जाने वाली विशेषतः जल संग्रहण नीतियां और जल संग्रहण नीतियों के अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले जीव की हम बात करने वाले हैं। पर
इसी के साथ क्या करने वाले हैं, इसी के साथ अब हर एक टॉपिक के बाद हर एक टॉपिक का एग्जामिनेशन, पुराने पेपर्स जो होंगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ, एसआई का एग्जामिनेशन हुआ, रेड का एग्जामिनेशन हुआ, फर्स्ट ग्रेड का हुआ, सेकंड ग्रेड का हुआ, आरएस के हुआ, जिन मीन्स राजस्थान जहाँ जहाँ भी अपना विस्तार रखता है, जहाँ से भी हमारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के साथ जीनियस बनने की ओर अग्रसर रहिएगा। मैं नहीं चाहता मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हों, मैं चाहता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब जीनियस हों। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के आगे आने वाले क्षेत्रों की। पर इसके पहले मैं आप लोगों से कहूँगा फोकस ऑन ज्योग्राफी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत।